हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरा मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अभी आप और मैं पढ़ रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, जिसमें ढेर सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। इसमें से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेगुलेटर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें हमने बैंकिंग को डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ बैंक को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक टाइप को, जो कि है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे जाके हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीएफआईस बोलेंगे, डीएफआईस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम एफआईस बोलेंगे। ओके जी, चलो। आई होप आप जो लेक्चर्स है वो उसी ऑर्डर में देख रहे हैं, उसी सीरीज में देख रहे हैं जैसे आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप रैंडमली बीच में से कोई भी लेक्चर को उठा के देखेंगे तो आपको बात तो समझ में आएगी, बट कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख रखा होगा। आगे जाके जितने भी लेक्चर्स आएंगे कहीं ना कहीं उनमें रेफरेंस रहेगा प्रीवियस सेशन का। चलो, बात को स्टार्ट करते हैं, डीएफआईस के बारे में डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डीएफआईस के अंदर जो एक वर्ड आ रहा है वो है डेवलपमेंट का, और बाकी के दो वर्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआईस के। हमें एफआईएस का मतलब तो पता है, एफआईएस क्या होते हैं। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज को रेंडर करने का काम कर रहा है। चाहे बैंक लगा लो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन लगा लो, चाहे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन लगा लो, चाहे पेंशन फंड की कोई एंटिटी लगा लो, चाहे और अलग अलग टाइप के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को साथ में इकट्ठा कर दो तो उन सबको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआईएस बोलते हैं। अब एफआईएस का देखो काम डायरेक्टली पैसे से लेना देना है, कहीं ना कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। अब हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआई जो काम कर रहा है वो पैसे के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट्स बनाने के लिए काम कर रहा है। अगर आप इनिशियल टाइम्स में देखो, एक जो कंट्री है उसकी ग्रोथ डिपेंडेंट होती है कि कैपिटल लोगों को प्रोवाइड करा जाए, लोगों को पैसा प्रोवाइड करा जाए ताकि वो बिजनेस वगैरह कर सके। तो स्टार्टिंग के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एफआईएस को बनाया जिनका काम था डेवलपमेंट करना, ना कि प्रॉफिट्स कमाना। उनका सोल पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं था। गवर्नमेंट ने बोला हमें अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। तो एफआईएस बनाए गए जिनका काम रखा गया, जिनका नाम रखा गया, जी आपका काम है डेवलपमेंट के लिए पैसा देना। आप जो रिस्की कैपिटल, जो बाकी के एफआईएस बना रखे हैं, जो कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो डर रहे हैं पैसे को देने में। क्यों डर रहे हैं? कि पैसा डूब जाएगा। तो बोला एफआईएस, डेवलपमेंट वाले एफआईएस, आप पैसा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा डूबेगा तो गवर्नमेंट पीछे खड़ी हुई है। बात समझ में आती है? अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो जो भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, उनको पैसा देने के लिए जो भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स वगैरह थे, जो भी प्राइवेट एंटिटीज थी, वो पैसा देने से घबराती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कुछ एफआईएस को बनाएंगे। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इन एफआईएस की, अच्छा इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ लें। डेफिनेशन दे रखी है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन known as development bank is a financial institution that provides risk capital for economic development projects। जो कैपिटल का नाम में रिस्क आ गया, बाकी लोग देने से घबरा रहे हैं। ऑन अ नॉन कमर्शियल बेसिस, यहाँ पे प्रॉफिट्स का पर्पस नहीं है, आपका काम डेवलपमेंट का है जी। आप पैसे को दो, मार्केट में पैसा जाएगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। अब ये क्रिटिकल इंटरमीडिएट, आप किसी भी गवर्नमेंट के हिसाब से, किसी भी कंट्री के हिसाब से सोचो कि उनको अगर ग्रो करवाना है तो इन इंटरमीडिएट्स को मार्केट में उतारना पड़ेगा। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की टाइप की बात करें, डीएफआईएस की टाइप की बात करें, तो स्टार्टिंग के अंदर अगर बात करें तो इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था, उनको सपोर्ट करना था लॉन्ग टर्म लोन देके। तो स्टार्टिंग के अंदर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एफआईएस बनाए गए, जैसे कि आईएफसीआई बनाया गया, आईडीबीआई बनाया गया। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ये टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थे, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को टर्म लेंडिंग 5 साल, 10 साल, 15 साल के लोन दे रहे थे। फिर आगे जाके अलग टाइप ऑफ डीएफआई की बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला जी हमारा काम है सपोर्ट करना, हम अलग अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे। एक तरीका क्या बोला कि हम डायरेक्टली लोन दे देते हैं, ये डीएफआई बनाए और ये डीएफआई लोन दे रही है। एक तरीका बोला गया कि हम रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। डीएफआई बनाया गया, कोई बोला कि बैंक्स, बड़े सारे बैंक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको बोलो एक सेक्टर स्पेसिफिक, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, एक टाइप ऑफ पर्सन को ये लोन दे। और ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, जो भी ये लोन दे रखा है, जिस सेक्टर को भी लोन दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर इस डीएफआई को बनाया गया तो ये डीएफआई क्या करेगा, हाँ जी बैंक, सारे के सारे बैंक को बोलेगा आ जाओ और अपना इस लोन का पोर्टफोलियो मेरे से रीफाइनेंस करा लो। अब बैंक के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, बैंक ने पहले लोन दिया, इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है। बैंक आया, सारे के सारे लोन बांट के इंटरेस्ट कमा रहा है, और बैंक फिर गया रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास और पूरे का पूरा पोर्टफोलियो को रीफाइनेंस करा लिया।
बैंक के पास फिर से कैपिटल आ गई, बैंक फिर निकल पड़ेगा लोन बांटने के लिए। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से उसको बहुत पैसे की कमाई हो रही है यहाँ पर। उसने पहले लोन बांटा, इंटरेस्ट कमाया, फिर उस पोर्टफोलियो को रीफाइनेंस कराया, फिर से पैसा आया, फिर से लोन बांटा। तो बैंक कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है। जहां पर ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, बैंक कहता है इस सेक्टर को लोन दो, जो ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये रीफाइनेंस कर देगा। ठीक है जी। ऐसी सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो गवर्नमेंट हर एक सेक्टर के लिए कोशिश करती है कि कोई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआईस को बना दिया जाए। ऐसी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंफ्रा सेक्टर के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए डीएफआईस को बना रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मोटा मोटी बात ये इंश्योरेंस वाले रिलेटेड वाली बात होगी। जो स्टार्टिंग के अंदर आपका एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, एक एरिया दिया गया, इन्वेस्टमेंट तो स्पेसिफिक नहीं, अदर इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे। एलआईसी को बनाया गया था। अब एलआईसी में नेशनलाइज करा गया था सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। स्टार्टिंग के अंदर जो एलआईसी को बनाया उसका पर्पस प्रॉफिट्स कमाना नहीं, बोला यार आप लोगों को ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करें ताकि लोग अपना मतलब जो भी रिस्क है आगे जाके जो डेथ के ऊपर सपोर्ट करना है फैमिली को वगैरह, तो वो इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से करा जा सके। ठीक है जी। तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डीएफआईस को बनाया गया था। ऐसी स्टेट के लेवल पे भी कुछ एफआईस होते हैं, जैसे कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो उसके अंदर स्मॉल सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। ऐसी स्टेट के स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती है, जो स्टेट मॉनिटर करता है और ये स्टेट के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके अगर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो आज के लेक्चर से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट आपके एग्जामिनेशन में जो फाइनेंशियल सेक्टर की गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है उस पर जरूर क्वेश्चन आएगा। जो फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम्स आती हैं कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई डीएफआई को अटैच कर दिया जाता है। अगर कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल मुद्रा योजना के अंदर स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड करने का काम चल रहा है, माइक्रो एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करने का काम चल रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगी इसके स्पेसिफिक एक डीएफआई है जो कि है सिडबी। यहाँ पे बोला गया सिडबी, जरा ध्यान रखो कि यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करा जाए। तो ये स्कीम से क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, अलग अलग स्कीम है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि इसके साथ कौन सा डीएफआई काम कर रहा है तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना। चलो, अगर आज के टाइम पे मैं बात करूं, जो 5 मेजर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। एक है एनएचबी, जो हाउसिंग सेक्टर के डेवलपमेंट का काम कर रहा है। एक्सिम बैंक है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फाइनेंस के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही एक है सिडबी, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। एक है एनएबीएफआईडी, जो इंफ्रा सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। ये सारे के सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं। अब गवर्नमेंट ने नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सबको AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे रखा है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों किया? देखो, हमारे यहाँ पे बड़े सारे बैंक्स काम कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई डायरेक्शंस देती रहती है। अब बैंक ने बोला कि देखो ये वाले जो इंस्टीट्यूशन है 5, ये डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस आएंगी। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला इन 5 बैंक को हम AIFI बोल रहे हैं और इनके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन, स्पेसिफिक डायरेक्शंस आएंगी। समझ में आती है बात? तो ये रेगुलेशन के पर्पस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको AIFI बोल दिया। ठीक है ना। चलो, अब हम एक एक सेक्टर के बारे में, एक एक स्पेसिफिक डीएफआई के बारे में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन में इतना भी स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन नहीं आता कि एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब बना, पर्पस क्या था। ये इजी लेवल के क्वेश्चन हो गए, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ेंगे। चलो, आपके सामने इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिस्पेक्ट में डीएफआई। अगर सबसे पहला डीएफआई की बात करें तो वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था कि हमारा जो भी इंडस्ट्रीज है उनको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करा जा सके, जो स्टार्टिंग में बाकी के एफआईएस कतरा रहे थे लोन को देने में। आगे जाके अगर आज की टाइम की बात करें तो ये एक्ट के फॉर्म में पास करके बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था इस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए, एक एक्ट को पास करा गया, बाद में इसको रिपील कर दिया गया। इंडस्ट्रीज को अच्छा खासा लोन मिल चुका है जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अब इसको एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। अब ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो चुका है। इसका जो स्पेसिफिक एक्ट था वो रिपील हो चुका है। ठीक है ना, हो गया काम जी, गवर्नमेंट कह रही है हो गया काम इसके डेवलपमेंट के लिए। अब ये नॉर्मल क्या कहता है, बैंक की तरह, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगी और ये लोगों को लोन वगैरह देंगी। आगे जाके एक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया, जिसका काम था कि भाई ये भी इंडस्ट्री के सेक्टर के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करेगा।
आगे जाके फिर आईसीआईसीआई को बनाया गया। इसके अंदर जो इनिशिएटिव था वो वर्ल्ड बैंक ने लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, और इंडस्ट्री से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए जिनका काम था प्रोजेक्ट फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए। जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो आईसीआईसीआई फाइनेंस करता था। आगे जाके इसके ग्रुप के अंदर भी एक बैंक वगैरह बन गए और इनका गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे खत्म होता गया धीरे धीरे। चलो, आज के टाइम पे अगर मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करूं तो एक बड़ा डीएफआई जो है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने बोला जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो अच्छे से काम करे, उनको अप्रोप्रिएट फाइनेंस अवेलेबल है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के टाइम पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है अभी कहीं ना कहीं उनको फाइनेंसेस नहीं मिल रहे, तो सिडबी को बनाया गया स्पेसिफिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। इसके एक्ट में लिखा गया कि हम सिडबी को बना रहे, एक प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। याद करेंगे। आपको ये वाला क्वेश्चन देखो चांसेस तो कम है बट फिर भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि ये बताओ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं आपको ये नहीं भी पढ़ाता तभी भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। हाँ सर हमें समझ में आता है, चलो फिर भी आप पढ़ा दो। चलो, सिडबी एक प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्मॉल स्केल सेक्टर। साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट करता है द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन इन सेक्टर स्पेसिफिक जो स्मॉल स्केल सेक्टर है इसके लिए काम कर रहे हैं, इनमें यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करे, उसको कोऑर्डिनेट भी यही करेगा। ओके जी। अब सिडबी के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बना रखा है, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है मुद्रा जो माइक्रो एंटरप्राइज के रिस्पेक्ट में लोन को रीफाइनेंस करने का काम करता है। आगे जाके जब हम योजना पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्कीम्स को पढ़ेंगे, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए हमें समझ में आता है मुद्रा का नाम है जी माइक्रो एंटरप्राइज के लोन के लिए बनाया गया, माइक्रो एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा डीएफआई इसके साथ अटैच होना चाहिए। तो दिमाग में आना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में तो सिडबी को बना रखा है। तो बस आपका काम अभी इतना है। ये लेक्चर का पर्पस ही है कि जो फाइनेंशियल स्कीम्स आ रही है आप उसको अटैच कर पाए किसी डीएफआई के साथ। ओके ना। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा किसी डीएफआई को अटैच करेगी, क्या पता गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली चला रही हो। चलो पढ़ते हैं। हमें मुद्रा के बारे में समझ में आता है, माइक्रो एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। इसकी टैगलाइन यही है, फंडिंग द अनफंडेड। इनको कोई पैसा नहीं देता तो इनको पैसा प्रोवाइड करने का काम ये मुद्रा रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन करेगा, जो सिडबी ने मिलकर बनाया, सिडबी के अंदर आता है। ओके ना, सिडबी के अंदर ही आता है। आगे आता है एक आपकी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। गवर्नमेंट कह रही है देखो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है, लोगों को हमें लोन्स प्रोवाइड करना है, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट कह रही है कहीं ना कहीं हमारे पास इतने फंड नहीं है, हम डायरेक्टली लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टली फंड चले जाएंगे। अगर रीफाइनेंस की बात करें तो वहां पर भी रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा देना पड़ता है बैंक को। गवर्नमेंट कह रही है कुछ ऐसा हो जाए कि एक सेक्टर को लोन भी मिल जाए और हमारा कोई पैसा भी ना लगे ज्यादा, हमारे को कोई रीफाइनेंस ना करना पड़े, कोई कैपिटल का मूवमेंट ना हो। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला क्रेडिट गारंटीज के फॉर्म में। गवर्नमेंट ने क्या बोला बैंक्स को, आप लोन दो, टेंशन मत लो, हम एक फंड बना रहे हैं जिसके अंदर हमने पैसा दे दिया। अब अगर आपके डिफॉल्ट होते हैं, अगर जिसने आपसे लोन लिया ना अगर वो लोन वापस नहीं करेगा तो इस फंड के थ्रू आपको गारंटी दी गई, ये फंड आपको पैसा दे देगा। समझ में आती है। अब इस फंड के अंदर जब भी कोई लोन दिया जाता है, क्रेडिट जो गारंटीज वगैरह देनी है, कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन दिया गया जिसको CGTMSE का कवर मिला, तो इस केस के अंदर कुछ कमीशन इस फंड के अंदर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ परसेंटेज इस फंड के अंदर आ जाएगा। ये फंड बड़ा होता रहेगा और ये गारंटीज प्रोवाइड करने का काम करेगा बैंक्स को। अगर डिफॉल्ट वगैरह होते हैं तो बैंक आएगा इस फंड के पास, बोलेगा हाँ जी देखो लोन का डिफॉल्ट हो गया तो मेरे को ये रीपे करो। समझ में आते हैं। बट गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छे तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही? ओके सर, एक अलग तरीका है सपोर्ट करने का, एक एफिशिएंट वे है सपोर्ट करने का। यहाँ पर कैपिटल का मूवमेंट नहीं, कहीं ना कहीं गारंटीज प्रोवाइड कर दी गई। चलो, इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे आगे जाके। हमें बस ये समझ में आना चाहिए ये सिडबी के अंदर आता है, ये सिडबी के अंदर काम है इसका, तो इसको बनाया भी सिडबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने मिलके। ठीक है। आगे एक और एंटिटी है जो सिडबी के अंदर है, RXI, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगर आप स्मॉल इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है कि लोगों से पैसा लेना है, डेटर्स है हमारे, ट्रेड रिसीवेबल है, वो पैसा देने में टाइम लगा देते हैं। तो ये क्या करेगी एंटिटी कि आपके जो भी रिसीवेबल्स है उनको डिस्काउंट करने का काम करेगी, उसको फाइनेंस करने का काम करेगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बनाया गया आपका सिडबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, यस बैंक, इन्होंने मिलकर एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जहां पर काम क्या हो रहा है कि रिसीवेबल की फाइनेंसिंग करी जाएगी। जो भी आपके रिसीवेबल्स है, जो आपको पैसा मिलना है, उसको फाइनेंस, उसके उसके बदले आपको लोन प्रोवाइड करा जाएगा। समझ में आती है बात? चलो जी, सर हमें समझ में आ रहा है कि स्मॉल जो स्केल है, जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, उनको सपोर्ट करने के लिए काफी काम चल रहा है। आगे आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा डीएफआई है वो है नाबार्ड। नाबार्ड को बनाया गया, इसको एक काम नहीं दिया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का काम तो इसको दिया गया, साथ में रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट का भी काम दिया गया, रूरल एरिया के डेवलपमेंट का भी काम दिया गया। अब नाबार्ड रीफाइनेंस भी करता है, खुद भी लोन वगैरह देता है। यहाँ पर इस डीएफआई को थोड़ी सी ज्यादा पावर दी गई, अलग डीएफआई से अगर आप कंपेयर करो, इनको पावर दी गई थोड़ा सा इंस्पेक्शन वगैरह करने के भी। जो भी आपके अंडर बैंक आते हैं, नाबार्ड के अंदर बैंक आते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह हो गए, तो बोला आप इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ये आरबीआई को ही करेंगे सारी की सारी, बट ये इंस्पेक्शन करने का काम इस एक्ट, जब एक्ट को पास करा गया तो इनको ये वाला काम डेलीगेट करा गया। चलो, नाबार्ड के एक्ट के थ्रू एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बनाया गया फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए, साथ में थोड़ा सा रूरल एरिया के अंदर जो अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे रिलेटेड है, जैसे कि कोई क्राफ्ट वगैरह हो गए, हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो गए, उसके रिस्पेक्ट में भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर एक वर्ड को यूज करा है, रेगुलेटिंग क्रेडिट। आप इससे कंफ्यूज मत होना, रेगुलेशन की पावर नाबार्ड के पास नहीं है, रेगुलेशन की पावर सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नाबार्ड बस इंस्पेक्शन, सुपरविजन वगैरह कर सकता है, जो इसके अंदर बैंक्स आते हैं। अच्छा, अब एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने बोला देखो नाबार्ड आपको फाइनेंस तो प्रोवाइड कर देगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, रूरल एरिया के अंदर। फिर स्पेसिफिकली एक सेक्टर के अंदर, एक एरिया के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट थी, जो कि था इंफ्रा सेक्टर। रूरल एरिया के अंदर इंफ्रा को भी डेवलप करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया, पैसा दे दिया वहां पे, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपए दे दिए और बोला रूरल एरिया के अंदर इंफ्रा को डेवलप करने का काम ये वाला क्या कहते हैं फंड से करा जाएगा, यहाँ से पैसे लिया जाएगा। तो ये किसके अंदर होना चाहिए? नाबार्ड के अंदर ही होना चाहिए ना फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड RIDF in NABARD in 95-96 with an initial corpus of 2000 crores. Under RIDF, NABARD provides long-term debt facility to finance rural infrastructure. इस फंड के थ्रू फाइनेंस, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम तो फाइनेंस ही प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कर जाएगा जो इंफ्रा सेक्टर में काम चल रहा है रूरल एरिया के अंदर। ठीक है जी। एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करें, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो डीएफआई को बनाया गया वो है हमारा एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग फैसिलिटी, प्रोवाइड करता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये कोऑर्डिनेट करेगा अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो एंगेज्ड है फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए, फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। आपके जो भी बैंक इंडिया के सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जिम बैंक उनके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रख रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है इसके अंदर, तो सारे के सारे बैंक एग्जिम बैंक के पास जाते हैं, हाँ जी देखो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके जी। इसके साथ एक और एंटिटी को बनाया गया, जो कि है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर क्रेडिट गारंटीज की बात करें, तो सबसे पहली एंटिटी क्रेडिट गारंटी के अंदर यही बनाई गई थी, जिसका काम था क्रेडिट गारंटी को देना। अब जरा सोचो, गवर्नमेंट गारंटी किसके रिस्पेक्ट में प्रोवाइड करेगी? एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में या इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में? गवर्नमेंट का इंपोर्ट से, इंपोर्ट अच्छा लगता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करिए इंपोर्ट करेंगे। एक तो पहली बात, बाहर का आ रहा है सामान, बाहर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, यहाँ पे नहीं, हम तो बस कंज्यूम कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट अच्छा नहीं लगता। तो गवर्नमेंट ने बोला जो हम गारंटीज प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए करेंगे। जो एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बनाया गया, फिर एक्सपोर्ट हो रहा है और फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो गारंटीज प्रोवाइड करी जाएंगी वो एक्सपोर्ट को ही प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट ने जो सबसे पहली क्रेडिट गारंटी की कंपनी बनाई, वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे, बट अभी हमें समझ में आता है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर है एक्सिम बैंक और एक है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, होली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। आगे आता है आपका नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट, ये हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट डीएफआई है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक को बनाया गया हाउसिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंस को प्रोवाइड करने के लिए। बात इतनी सी ही है, कुछ ज्यादा अलग बात नहीं है। जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, HFCs है,
जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो पहले एनएचबी के अंडर आती थी। एनएचबी उसको रेगुलेट करता था, बट ये पावर्स बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दी गई। आज के टाइम पे सब यूनिफॉर्म है, सारी की सारी जो फाइनेंसिंग कंपनीज है, जो ये लोन वगैरह प्रोवाइड करिए, सारी की सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। बट एक टाइम ऐसा था कि जो इस एनएचबी के अंदर एचएफसीज बनती थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बनती थी, वो एनएचबी रेगुलेट करता था। ठीक है ना। आज के टाइम पे कोई रेगुलेशन एनएचबी के पास नहीं है। एनएचबी बस एक डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो आरबीआई को रिपोर्ट करता है। इसके अंदर जो एचएफसीज भी हैं, वो भी आरबीआई के अंडर ही आ जाएंगी। ओके जी, चलो इंफ्रा सेक्टर की बात करें तो बहुत ही नया लेटेस्ट जो आपका डीएफआई बना है, वो इंफ्रा सेक्टर के अंदर बना है। हमारे इंफ्रा सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रहा है, तो इसके लिए एक डीएफआई को बनाया गया, जो कि है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट एक्ट। इसका एक रोल नहीं है, देखो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि फाइनेंसेस वगैरह को प्रोवाइड कर दिए, वो रोल अभी तक हमने पढ़ा डीएफआई का, बट इसका एक और रोल है, पढ़ते हैं इसके बारे में। An act to establish National Bank for Financing Infra and Development to support development of long-term non-recourse infra financing। हमें इतना समझ में आता है ना, लॉन्ग टर्म है, थोड़ा लंबे टाइम का है। नॉन रिकोर्स मतलब यहाँ पर अगर हमारे को पैसा वापस नहीं मिलता, तो एक रिकोर्स की फैसिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर आपने किसी बैंक ने किसी एक पर्टिकुलर लोन के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर लोन दिया रिकोर्स की फैसिलिटी पे, अगर वो लोन वापस नहीं मिलता, वो पैसा वापस नहीं आता, तो जिस एंटिटी से वो फाइनेंस करवाया गया, उससे पैसे को मांगा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं रिकोर्स की फैसिलिटी, हमारे कोई भी रिसीवेबल्स वगैरह रिसीवेबल्स है, अब मैं इस रिसीवेबल्स को बैंक से फाइनेंस करवा सकता हूँ। बैंक दो तरीके से फाइनेंस करेगा। बैंक कहेगा ये विद रिकोर्स हो रहा है फाइनेंस, मतलब अगर ये रिसीवेबल्स ने पैसा नहीं दिया, वापस नहीं किया, हमने तो फाइनेंस करा दिया, हाँ जी इससे मेरे को पैसा लेना, बैंक के पास में गया, इस पार्टी से मेरे को पैसा लेना है, आप इस पार्टी के बदले मेरे को अभी पैसा दे दो, मेरे को अभी चाहिए, ये पार्टी आपको डायरेक्टली पैसा दे देगी। बैंक ने कहा ओके, कह रहे हैं हम आपको फाइनेंस देते हैं, बट विद रिकोर्स है। अगर इस पार्टी ने पैसा नहीं दिया, तो हम आपके पास, आपको लोन दिया ना, हम आपसे पैसा रिकवर करने आ जाएंगे। मैंने कहा जी समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और टाइप का फाइनेंस होता है जो होता है विदाउट रिकोर्स। मैंने कहा हाँ जी ये पार्टी है, इसके बदले मेरे को फाइनेंस चाहिए। मैंने कहा अगर ये पार्टी वापस नहीं करेगी पैसा, तो मेरे पास मत आना। तो कह रहा ठीक है हम इस पार्टी को जानते हैं, ठीक पार्टी है, हम ये वाला क्या कहते हैं रिस्क उठा लेते हैं। तो बैंक मेरे को क्या बोलेगी, ये विदाउट रिकोर्स नॉन रिकोर्स फाइनेंस है, अगर ये पार्टी आगे मुकर जाती है तो वो लॉस हम लेंगे। तो ये विदाउट रिकोर्स नॉन रिकोर्स होता है। तो इस बैंक को बनाया गया कि आपको लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग की मतलब काम करना, नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके लिए काम करना है। साथ ही साथ जो इसका दूसरा रोल है वो समझेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट नेसेसरी फॉर इंफ्रा फाइनेंसिंग। एक बॉन्ड एंड डेरिवेटिव मार्केट को भी ये बनाकर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जहां पर बॉन्ड इश्यू करे जा सके इंफ्रा सेक्टर के लिए। इंफ्रा सेक्टर के लिए बॉन्ड होंगे, तब इंफ्रा सेक्टर के अंदर फाइनेंसिंग वगैरह आएगी। समझ में आती है बात। चलो, ऐसी इंफ्रा सेक्टर के लिए और भी कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे, अगर पहले की बात करें तो इंडिया इंफ्रा फाइनेंस कंपनी बनाई गई थी, जो गवर्नमेंट होली ओन थी। आज के टाइम पे अगर इनकी क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग एनबीएफआईज होती हैं, उसके अंदर इंफ्रा फाइनेंस कंपनी के इनको इनको डेजिग्नेट कर दिया गया। ठीक है ना। ऐसी इंडिया इंफ्रा फाइनेंस कंपनी है जो इंफ्रा सेक्टर के फाइनेंस के लिए काम कर रही है। ऐसे ही आगे की बात करें, एक और कंपनी थी, उसका शायद नाम नहीं लिखा मैंने, चलो एक आगे आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को उठा के देख लो, कहीं ना कहीं जो भी मिनिस्ट्री है, वो अपने अंदर जो भी एंटिटीज काम कर रही है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का भी तो काम करती है, पैसा प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पर जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, समझ में आता है, ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी अक्रॉस इंडिया, स्पेसिफिक फोकस रूरल एरिया के अंदर। ये बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। आज के टाइम पे जो फाइनेंस का काम है, वो तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करेगी, पैसा अगर आप क्या कहते हैं लोन वगैरह पे दे रहे हैं। ऐसे एक है पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या कहते हैं पावर को सप्लाई करने के लिए बनाई गई थी, बट इसका मेन फोकस रूरल नहीं पूरे इंडिया के ऊपर है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हमें समझ में आता है जी, फाइनेंस प्रोवाइड करा जा रहा है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है। ऐसी अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग कॉर्पोरेशन को बना रखा है, जो फाइनेंस को प्रोवाइड करने का काम करता है। एक सेंस हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ किस तरीके से वर्किंग वगैरह चल रही है। चलो, अदर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो डीएफआई की बात करें तो एलआईसी भी एक डीएफआई है, जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, स्पेसिफिकली पैसे के लिए नहीं काम कर रहा।
ऐसी जनरल इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ऐसी जीआईसी जब है जो 1972 का टाइम था तब नेशनलाइज करा गया था सारे इंश्योरेंस कंपनी को, और जीआईसी ही आपको जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था। आज के टाइम पे सबको ओपन कर दिया गया 90s के अंदर जब आपका लिबरलाइजेशन वगैरह हुआ, तो अब सारी की सारी बाहर की कंपनी आके भी LIC मतलब इंश्योरेंस कंपनी चला सकती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी चला सकती है। स्टेट लेवल की बात करें, ऊपर जो सारी बात करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे था। स्टेट भी अपनी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाते हैं। ऐसी स्टेट स्टेट एफसीज है, SFCs है, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, जिनका काम है क्रेडिट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना स्मॉल बिजनेसेस एंड फार्मर्स को। ऐसी बड़े बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया जाता है, जो बड़े बिजनेस को प्रमोट, मीडियम एंड बिग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। इनको स्टेट गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, इनके ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन नहीं आता। स्टेट फाइनेंस उनका पैसा है, वो अपने आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक ध्यान रखेगी। चलो, एक आपकी अदर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक आता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब काम को बढ़ा रही थी, मतलब बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करने का काम चल रहा है, अलग अलग बैंक को लाइसेंस दे दिए, हाँ जी डिपॉजिट्स लो, लोन वगैरह बैठो, तो यहाँ पर जो बड़ा सारा डिपॉजिट्स वगैरह आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी तो इंश्योर करना है कि वो कहीं बैंक ना डूब जाए और जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं वो खत्म हो जाए। अगर बैंक फेल हो गया तो हमें डिपॉजिट्स वापस मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर DICGC को बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बनाया, जो स्पेसिफिकली आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी डिपॉजिट्स के ऊपर आपके। यहाँ पे जो आज के टाइम पे लिमिट है, चलो पढ़ते हैं। द DICGC इंश्योरर इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग वगैरह। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है कितना तक का इंश्योरेंस मिलेगा, तो वह 5 लाख रुपीज पर बैंक के हिसाब से होता है। ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है। ऐसे ही जो एक और बाद में अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, डेवलपमेंट के पर्पस के लिए बनाया गया, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, वो है NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले CGTMSC को बनाया गया था, वो 2000 के अंदर अराउंड बना था, 2000 या 2005 के अंदर, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। बट CGTMSC काफी एक पॉपुलर फंड है, जिसके अंदर माइक्रो जो एंटरप्राइज, स्मॉल इंडस्ट्री के, जो स्मॉल सेक्टर का जो आपका बिजनेसेस है, उनको क्रेडिट गारंटीज प्रोवाइड करी गई, जिससे उस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन्स मिले। ऐसी गवर्नमेंट ने इसको रेप्लिकेट करा और एक कंपनी को बना दिया, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। गवर्नमेंट ने इसको पैसा प्रोवाइड कर दिया, फंड प्रोवाइड कर दिए। अब ये अलग अलग फंड लेकर आते हैं, अलग अलग चीजों के स्पेसिफिक, माइक्रो इंडस्ट्री का अलग, एजुकेशन का अलग, तो ढेर सारे ये फंड्स बना चुकी है जो सेक्टर स्पेसिफिक क्रेडिट गारंटीज को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। समझ में आता है ना बात, लॉजिक समझ में आता है। अगर हम गवर्नमेंट में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे डेवलप करना है, तरीका क्या है डेवलपमेंट करने का। चलो, अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। बात हमारी मोटा मोटी यहाँ पे खत्म होती है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमने सारे DFIs को डिस्कस नहीं करा, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया। आगे जाके आप किसी भी DFI के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ ये किससे रिलेटेड है, क्या लिंक्ड है, क्या इसका काम होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी बात को अगर मैं आगे करूं, तो जो आपकी ये क्रेडिट गारंटीज कंपनी है, इनका क्या मतलब नेचर है, नेचर क्या है अगर हम देखें, ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। इंश्योरेंस किस फॉर्म में प्रोवाइड करा जा रहा है, अगर डिपॉजिट्स आपको वापस नहीं मिलते तो ये DICGC जो भी आपको बनाएगा ये आपको पैसा वापस करेगी। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस रिस्क प्रोवाइड करा जा रहा है, रिस्क को कवर करा जा रहा है यहाँ पे। तो मोटा मोटा जो हमें लग रहा है यहाँ पे, यार ये तो IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके पर्व्यू के अंदर आना चाहिए। अभी तक ये लगता है हमें। अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, जहां पर हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज दो रेगुलेटर्स के बीच में जा रहा है, कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो एक जॉइंट मैकेनिज्म का चैप्टर है, जहां पर एक कमेटी बिठाई जाती है और डिसाइड करा जाता है कि किस रेगुलेटरी बॉडी को पावर दी जाएगी। डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में, क्रेडिट के रिस्पेक्ट में जो पावर है वो RBI के पास है, इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में जो पावर है वो IRDAI के पास है। यहाँ पर अगर बात करें तो डिपॉजिट्स की भी बात चल रही है, क्रेडिट की भी बात चल रही है, लोन की बात चल रही है, क्योंकि उसका इंश्योरेंस करने की बात चल रही है। साथ में अगर इंश्योरेंस की बात चले तो वो IRDAI के पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉइंट मैकेनिज्म के थ्रू इन प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। अगर DICGC की बात करें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी ही है, डिपॉजिट्स के लिए इसको बनाया गया, डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस देने के लिए। चाहे ये इंश्योरेंस का काम दे रही है, इंश्योरेंस का फंक्शन कर रही है,
बट फिर भी इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट कर देगी। इंश्योरेंस का काम चल रहा है बट आरबीआई के पर्व्यू के अंदर आता है, डायरेक्टली डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। अगर आगे हम बात करें सीजीटी एमएससी की, सीजीटी एमएससी की बात करें, कहाँ गया आपका सीजीटी एमएससी। अब ये भी क्रेडिट गारंटीज प्रोवाइड कर रहा है हमारे स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को। तो इसके अंदर किसका पर्व्यू आना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ही दे रहा है जी। देखो आना तो देखो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में से किसी को एक को दे देना चाहिए। बट अभी के टाइम पे ये दोनों रेगुलेटरी बॉडीज को रेगुलेट नहीं करती हैं। आज के टाइम पे ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रेगुलेट करा जाता है इसको, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनली अभी एक सही तरीका नहीं है एक बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। कोई ना कोई ये पांचों रेगुलेटरी बॉडी जो है उनके अंदर से इसको पावर देनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर एंटिटी को आप रेगुलेट करें। फाइनेंशियल एंटिटी तो है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है ही ये। बट आज के टाइम पे अगर आप इसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इसको रेगुलेट नहीं करता कोई भी, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली इसका ध्यान रखता है। उसके अंदर भी अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ये आता है। ठीक है जी, याद करने वाली बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके डाउन द लाइन कभी ना कभी इसको किसी ना किसी के अंडर रेगुलेटरी बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर वो फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके जी। एक और इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे क्रेडिट गारंटी की, तो वो हमारा ईसीजीसी है। तो ईसीजीसी को आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पर्व्यू में ऑलरेडी डाल चुके हैं। 2002 के अराउंड इसको आईआरडीआई के अंदर कर दिया गया था। आपकी एक और आपकी क्रेडिट गारंटी कंपनी है जो कि कौन सी है, एनसीजीटीसी। एनसीजीटीसी भी अभी किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के पर्व्यू में नहीं आती, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिकली बात करें, ना आरबीआई ना आईआरडीएआई, जो इस सेक्टर के अंदर कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इन दोनों के पास रेगुलेटरी पावर जा सकते हैं, उनमें से अभी किसी को भी ये पावर नहीं दी गई। तो आपको याद करना है, समझना है चीजों को कि अभी ये रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट नहीं करती, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। चलो जी, आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको बातें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। आगे जाके हम और भी डिस्कशन के लिए मिलते रहेंगे। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।